सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। आज हमारे जो विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायकगण हैं, एनडीए के सभी विधायकगण हैं, उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है, जिससे कहीं कोई त्रुटि न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। नेता बैठेगा तो राजनीति की बात होगी, चुनाव पर भी चर्चा होगी। राजा भैया साथ है नहीं, हरे खुद समझदार है, हम क्या समझाएंगे। तो कुंडा में कुंडी लगाने गए थे ना, कहा कैसे बात बोले थे अखिलेश जी किस आधार पर वोट देंगे वो। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। आज विधानमंडल दल की बैठक है, तो विधानमंडल दल की बैठक चुनाव से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो राज्यसभा का दांव किसकी जीत किसकी हार, किसकी जीत किसकी हार। मंगलवार को 3 राज्यों में राज्यसभा के 15 सीटों के लिए मतदान होना है। 15 सीटों के लिए यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर सियासी घमासान है। मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों ने अपनी क्षमता से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए। कर्नाटक में जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतार दिया। हर दल को यह उम्मीद है कि उसके उम्मीदवार को दूसरे दल के विधायक भी वोट डालेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। यहां कुल 10 सीटों पर चुनाव है। अब गणित उलझा कैसे है, पहले उसे समझिए। 7 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास जीतने की क्षमता है और उतारे कितने, 8 उम्मीदवार। अब बीजेपी कर्नाटक पर आई है, 1 सीट जीतने की क्षमता है, उतारे कितने, 2 उम्मीदवार। ऐसे ही अब आइए हिमाचल पे। हिमाचल में भी 1 उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारा, यानी वहां भी क्षमता नहीं है लेकिन उतारा है। कुछ सोच के ही उतारा होगा। अब इसे समझिए, 37 वोटों से 1 सीट जीतेगी, यानी 37 विधायकों के वोट से 1 सीट मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और बीजेपी के पास कुल मिलाकर 288 प्लस विधायक हैं, जो कि सहयोगी दलों के मिलाकर हैं। 8 उम्मीदवार, अगर 8वें को जिताना है तो 8 विधायकों की तब भी दरकार है। तो ये 8 विधायक आएंगे कहां से? 8 विधायक कहां से आएंगे? यहीं पर ही पेचटका है। 8 विधायकों की जरूरत है। और ऐसे ही अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो सपा के पास भी दिलचस्प कहानी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 सीट के लिए यहां भी पेचटका है। सपा के पास कुल मिलाकर 109 प्लस विधायक हैं। 3 उम्मीदवार उसने चुनावी रण में उतारे। इस लिहाज से 2 वोट की कमी है।
लेकिन ऐसा नहीं है, खेल यहीं पर ही है, क्योंकि अपने भी अखिलेश यादव के बुलावे पर आ नहीं रहे हैं। अब कर्नाटक में आइए, कर्नाटक का खेल देखिए। एक सीट 45 वोट की जरूरत है यहां, यानी 45 विधायकों का, 3 उम्मीदवार, विधायकों की संख्या पूरी है। लेकिन बीजेपी कर्नाटक ने एक सीट पर 45 वोट की जरूरत है, लेकिन बीजेपी कर्नाटक ने, जो कि बीजेपी कर्नाटक के पास 85 प्लस विधायक है, 2 उम्मीदवार उतारे हैं और यहां भी 5 वोटों की जरूरत है, यानी कि 5 विधायकों की जरूरत है अगर जिताना है तो कर्नाटक में। ऐसे हिमाचल प्रदेश, यहां पर एक सीट के लिए 35 वोटों की जरूरत है, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, एक उम्मीदवार, संख्या बल पूरी है। लेकिन बीजेपी के पास यहां 25 विधायक हैं और एक उम्मीदवार उतारा है, तो इस लिहाज से 15 विधायकों की कमी यहां भी है, मगर फिर भी चुनावी रण में उतारा है। यानी कुल मिलाकर खेल को समझें और देखें तो राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव था, 41 सांसद निर्विरोध चुन लिए गए। 3 राज्यों में अब 15 सांसदों के लिए चुनाव होना बाकी है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक बयान है, पहले वो बयान देख लीजिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। और दिलचस्प चर्चा, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, गणित, केमिस्ट्री सब कुछ है और एक्शन भी है। लेकिन पहले ये बयान है, राजनीतिक बयान, फिर रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से विपक्ष के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार करके मतलब यह दिखाया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नंबर हैं, उस नंबर से उसने ध्यान देने की जगह वो तीसरा कैंडिडेट उतार करके इस प्रकार का प्रयास किया है, जिसका परिणाम उनको 27 तारीख को, मुझे पूरा विश्वास है, जब भाजपा के 8 प्रत्याशी जीतेंगे तब उनको पश्चाताप होगा। नहीं, हमने आपस में बातचीत करके जो संख्या विधानसभा का संख्या बल है उसका आकलन हमने किया है, हमारे पास नंबर है और हमने 8, हमारी पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सर, आज बैठक भी, आज विधानमंडल दल की बैठक है, तो विधानमंडल दल की बैठक चुनाव से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और आपस में बातचीत, मतदान की प्रक्रिया, सारे विषयों पर हम लोग उस पर चर्चा, हमारे विधानमंडल दल के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और जो लोग इस व्यवस्था को देखते हैं, मुख्य सचेतक जी, वो आपस में सभी लोगों से, एनडीए के जो हमारे घटक दलों के माननीय विधायक हैं, सबसे बातचीत करके किस समय जाना, क्या करना, कैंडिडेटों का आवंटन, सारी प्रक्रिया को आज पूरा करेंगे। आज हमारे जो विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायकगण हैं, एनडीए के सभी विधायकगण हैं, उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है, जिससे कहीं कोई त्रुटि न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। देखिए, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए जब से इस चुनाव की तारीख तय हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट फाइल किया है, वो बहुत ऐसी चीजें कर रही हैं जो सामान्य रूप से नहीं करनी चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि कभी भी राज्यसभा में पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ा क्लियर है। यानी सियासत की बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। अब किसका दाव भारी पड़ेगा, देखना दिलचस्प है। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे और समझेंगे कि आखिरकार
ये गणित क्या कहता है और इसका असर 24 की सियासत पर, लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ने वाला है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो राज्यसभा का दाव, किसकी जीत किसकी हार, सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ विशाल यादव हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। नेहा यादव हमारे साथ है इस कार्यक्रम का हिस्सा, जो समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज पंडित जी, कैसे आप? मैं अच्छा हूं तिलक भाई, आपको देख के और अच्छे हो जाते हैं। पंडित जी कुछ तनाव में लग रहे हैं आप, सब ठीक है? मैं क्यों तनाव में लगूंगा मित्र, मैं तो ठीक हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेश और बहुत तरीके से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात जानना चाह रहा था, ये खेला होगा कि नहीं? देख खेला तो राजनीति में खेला ही होता है, और होता ही क्या है बताइए ना मुझे आप। भाई खेला तो राजनीति का हिस्सा है, वो करना पड़ेगा आपको। आपको राजनीति करनी है तो सबसे अति आवश्यक है। अच्छा तो मतलब खेला खेलेंगे आप? नेचुरल सी बात है, खेलना चाहिए। अच्छा मैं एक बात, फिर ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति में कोई साधु तो होता नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मैं और जानना चाह रहा था, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप अंतरात्मा की आवाज लगाने वाले हैं, राइट? नहीं बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल लगाने वाले हैं, और वही तरीका भी है। आप हाँ, और आपकी अंतरात्मा की आवाज इतनी तेज लगती है कि विधायक खींचे चले जाते हैं, राइट? देखिए विधायक तो अपनी मर्जी से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मैं और आप पहले कैसे तय कर सकते हैं, ये बताइए ना आप। ये हर पार्टी का एक तिलक जी नहीं, तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि आप अपना 8वां प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जितवा लोगे? कोई तो आधार होगा ना? आधार है और होता है कि देखिए ये तो एक काउंटिंग की बात है। जिस हिसाब से काउंटिंग है उस हिसाब से हमें लगता है कि हम हमारा प्रत्याशी 8वां जीतना चाहिए। भाई जो गठबंधन के जो हमारे नहीं, तो आपके पास तो वोट कम है ना अभी 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दल से संतुष्ट नहीं होते, हाँ, और उनके विचारों से संतुष्ट नहीं होते, तो कहीं भी वोट डालने के लिए स्वतंत्र है, डाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है तिलक जी। हाँ, नहीं तो 8 विधायकों की दरकार है उदाहरण के तौर पे आपको, तो फिर ये 8 विधायक कहां से आएंगे? अब देखिए ये कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही। अगर हमने किसी 8वें प्रत्याशी को उतारा है, हाँ, तो कुछ कैलकुलेशन कुछ सोच समझ के उतारा होगा। हाँ, कि क्या कैसे कहां से तो आएंगे, यानी तोड़ फोड़ होगी, जोड़ तोड़ होगी। नहीं अब देखिए जोड़ तोड़ क्या कह सकते हैं, अब कुछ पता नहीं क्या है, पर लेकिन हमारे 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, हमें इतना मालूम तिलक जी। ठीक, पंडित जी की भविष्यवाणी 8 के 8 जीतेंगे। मैं अभी और राज्यों में भी आऊंगा, समझूंगा आपसे गणित, लेकिन नेहा यादव जी, खेला हो गया? राजा भैया जी कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे। जी रुकिए, देखिए इन्होंने कहा, आपने कहा कि खेला, कोई खेला वेला उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने वाला है इनका। और ये जो 8वां प्रत्याशी लेकर के आए हैं, उस प्रत्याशी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। नेहा जी, अगर कोशिश हो सके तो फोन अपने पास ले आइए, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। जी अभी आई नहीं है बात? आप प्लीज अपना फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो। जी मेरा फोन पास। जी अपनी बात रखिए। मेरा कहना ये है, अभी भी आवाज मिल रही है कि नहीं मुझे? जी नेहा जी बात रखिए प्लीज। ओके मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में खेला नहीं बल्कि खदेड़ा होने जा रहा है। और इनका जो 8वां प्रत्याशी जो आया है, 8वां नमूना इन्होंने मैदान में उतारा है, ये नमूना ला करके इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात, अभी भाई ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग अपने दल से नाराज होते हैं तो हमें वोट दे दें। ये बात बहुत सही कही। आज भारतीय जनता पार्टी के इनके सारे के सारे विधायक इनसे नाराज हैं। वो तो विकल्प नहीं मिल रहा है। यदि विपक्ष के पास ज्यादा सीटें होती तो इनके सारे विधायक हमारे साथ होते। और कल होने वाले चुनाव में भी आप देख लीजिएगा, इनके कई सारे लोग हमें वोट करेंगे जो बेचारे परेशान हैं। लेकिन हमारे पास वोट की कमी नहीं, हमें जरूरत नहीं है ना, इन्हें बहुत जरूरत है। इन्होंने अपनी पेटी बेटी तैयार कर रखी होगी, सीबीआई ईडी आईटी भी तैयार करके दुरुस्त कर दी होगी,
सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाले लोग, जिन्हें आप नमूना कह रही हैं, मैं थोड़ा शब्दों पर, नेहा जी आपकी बात ठीक है, एक मिनट, थोड़ा शब्दों पर, एक मिनट नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नेहा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? नेहा जी तक ऑडियो नहीं जा रही, ऑडियो नीचे अभी। विशाल यादव जी, क्या लगता है आपको कि खेला होगा? नहीं, तिलक जी की सम्मानित व्यक्ति को जो है आप नमूना तो पहले बता नहीं, मैं अभी उस पर आऊंगा, लेकिन नेहा जी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं उस पर आऊंगा क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, मुझे लगता है कि वो इसलिए गलत है क्योंकि जिन्हें वो नमूना कह रही हैं वो किस पार्टी से आए हैं और उनका वजूद उस पार्टी में क्या था, अगर उनके बारे में जान ले तो फिर ये शब्द नहीं इस्तेमाल करती मैडम, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जब तक सुनिए, जब तक यहाँ जो भी रहा वो साफ सुथरा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो भ्रष्टाचारी, जिनको आप कह रहे हैं उनको खजाने की चाबी पार्टी की, आपकी पार्टी के खजाने की चाबी किसने दी थी मालूम है ना उनको? अभी नेहा जी फिर आप प्लीज ऑडियो सही करिए, नेहा जी का ऑडियो पहले कनेक्ट करिए प्लीज। विशाल यादव जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर देवेंद्र यादव दे रहा है दुरुस्त है लेकिन आ गए, जल्दी प्लीज। देखिए तिलक भाई, भाजपा के मित्र खेल करने की साजिश कर रहे हैं। अरे खेल तो होगा और ऐसा खेल होगा कि भाजपा को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ घोटाला हुआ कि घोटाला वो कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, राज्यसभा का जो इलेक्शन है मात्र 15 से 17 घंटा बाकी है। आज रात का बस इंतजार करना है। कल जो ये 8वां नमूना उतारे हैं, 8वां अजूबा बोलिए, 8वां नमूना बोलिए, वो धीराशाही तरीके से ध्वस्त गिरने वाला औंधे मुंह गिरेगा और इंडिया गठबंधन, पीडीए गठबंधन का तीसरा उम्मीदवार भी चुनाव जीतेगा। हमारे पास बहुमत है। जो सीटें जो एक दो वोट कम पड़ रही है वो इंडिया गठबंधन भाजपा, सुभाषपा और एनएलडी से टूट। लेकिन विशाल जी यहाँ तो कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, मालूम है ना आपको कर्नाटक और हिमाचल में भी क्या है, वहां भी प्रत्याशी है। नहीं, जहां उतारना है भाजपा को उतारे। भाजपा तो चाहती है कि हर चुनाव में धनबल का खेल हो, लेकिन इस चुनाव में धनबल का खेल नहीं होने वाला। कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां राज्यसभा का जो सीट है हम वो सभी सीट जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में नहीं, भाजपा का तो वहां पर आंकड़े ही नहीं है, वहां पे तो हमारे आंकड़े हैं, भाजपा का तो आंकड़े भी नहीं है, और वहां भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन इन लोग को जो खेल करना है, खेल करते हैं। कल का दिन भाजपा के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, खैर यूपी में तो आप 3 में ना 13 में अभी दिखाई दे रहे हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत आंकड़ों के आधार पे बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको कि खेला होगा, जिस तरह की बात पंडित जी कह रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे और विधायक खींचे चले आएंगे, कुछ इस टाइप का? देखिए तिलक जी, आपने कहा मैं 3 में ना 13, भले आप गलत बात है। हमारी सदन में संख्या भले ही कम है, लेकिन सड़क पर हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। सही बात, संख्या की बात तो नहीं, ये वाला चुनाव जो है वो विधायकों की संख्या के आधार पर। सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता है, जवाब होता है। नहीं तो जवाब ही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, सवाल नाराज क्यों हो रहे? 2 विधायक है तो है, अब इसमें कौन सी बात हो गई? अब 2 के मैं 25 थोड़ा कर दूंगा यार। सवाल का सवाल नहीं कीजिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए ना, ये मत कहिए ना कि हमारी संख्या, सड़क पर संख्या नहीं होती है, विधायकों की संख्या चाहिए सर। सड़क से ही सदन में लोग जाते हैं, सदन में आसमान से नहीं आ जाते हैं। अरे तो भाई इसमें जिस चुनाव के अरे भाई सुनिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, आपके बीच में नहीं बोले थे पंडित जी, आपके बीच में नहीं बोले थे, पंडित जी आपके बीच में नहीं बोले थे। विधानसभा में जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, आपकी संख्या सड़क पर ज्यादा है कम है, बचाव कर लीजिए, चुप रहिए। आप सुनिए, आपके बीच में हम नहीं बोले थे, कल के चुनाव के लिए कुछ बचा कर रख लीजिए। नहीं, नहीं, आप तो कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद आपको जानकारी नहीं है विशाल यादव जी, आपको ये पता होना चाहिए। आपको बोलना है तो बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। आपके बारे में हम नहीं बोले थे। आज सबको समय मिलता है, बोलिए। नहीं तो आप गलत बोलेंगे, सड़क पे बोलने नहीं दीजिएगा। क्या चाहती है भाजपा, ये बता दीजिए। देश की जनता चुप हो जाए क्या? ना सड़क में बोलने दीजिएगा, ना सदन में बोलने दीजिएगा, और आप डिबेट में भी नहीं बोलने दे रहे। अरे आपकी बारी है, क्या बोलिएगा? आपके बारे में कोई बोला, आपके समय कोई बोला नहीं बोला तो फिर एक मिनट मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं। विशाल जी अपनी बात रख ले, 1 मिनट। पंडित जी विशाल जी को अपनी बात रख लीजिए। विशाल जी, अगर मगर किंतु परंतु राजनीति संभावनाओं का खेल है ना, ये तो आप मानते हैं।
और उत्तर प्रदेश में अगर ये अपना 8वां प्रत्याशी जिता गए तो भाई कहीं से हो ही नहीं वाले नहीं। खैरी पुलाव जिसको पकाना है पकाए, इनका पुलाव कल कच्चा हो जाएगा, पका रह जाएगा। हमारा तीसरा उम्मीदवार जीत रहा है। देखिए भाजपा के प्रवक्ता के बीच हम नहीं बोले थे, हमारे बिहार में कहावत है, एक वो छोड़ी छुलकी जिन्होंने देख के दही चुराव नहीं जाके हुलकी। अरे भाई साहब दूसरे की बात आप काहे हुलक रहे, आपने कुछ नहीं बोलने दिया था, सुनने का प्रयास रखिए। जहां तक कर्नाटका की बात आई, कर्नाटका में हमारे जो भी उम्मीदवार है वहां जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो बहुमत है, इनके पास तो बहुमत ही नहीं। इनको तो हिमाचल प्रदेश जनता उखाड़ कर फेंक दी थी, कर्नाटक जनता उखाड़ कर फेंक दी थी। जहां भी हमारी सरकार वहां तो फेंक ही रहे। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो हमारा तीसरा उम्मीदवार भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक विशाल जी, आपने अपनी बात रखी। देवेंद्र यादव जी आप आ गए, एक मिनट। देवेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। तो मंगल किसका मंगल है और किसका अमंगल होगा ये तो आंकड़े ही बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है खेला होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार खेला करने के चक्कर में जनता के विश्वास से खेल रही है। ये लगातार बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मानना नहीं चाहते हैं। पैसे के दम पर ये आज सरकार को गिराना, चाहे राज्यसभा में एक्स्ट्रा इनका सांसद को जिताना, ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश की जनता देख रही है। चंडीगढ़ में भी सबने देखा कि इनके पास संख्या बल कम था, फिर भी इन्होंने जिस तरीके से वोटों की हेराफेरी की और फर्जीवाड़े में अपने जो है मेयर को जिताया, और हाईकोर्ट ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और देश का लोकतंत्र जीता, देश की जनता का विश्वास जीता। उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, हर जगह ये बात देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्स्ट्रा सांसद उम्मीदवार वहां पे उतार दिए हैं। ये साफ बता रही है कि इनके पास वोट ना होते हुए भी धनबल के दम पर वहां पर वोटों की हेराफेरी करना चाहते हैं। या तो ये चंडीगढ़ की तरह कुछ करने का सोच रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ में किया कि वोट इनवैलिड करवा दिए अपने भाजपा के जो। मैं आप ही की बात मान लूं कि ये विधायक जो हैं ये खरीद फरोख्त कर लेंगे, है ना? आप मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? तो यानी आप ये कह रहे हो कि विपक्ष के विधायक बिकाऊ हैं? देखिए मैं दो चीजें कह रहा हूँ। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं हो तो विधायक दबाव में होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर विधायक की मजबूत से टिक पाए वो भी जरूरी नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी के तो तमाम विधायक और पार्षद मजबूत से टिके हुए थे। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आप पॉइंट पे आए ना। देखिए जिस विधायक ने नहीं बिकना, आप ही के मुताबिक देवेंद्र जी, ये आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों नहीं खरीद पाए? फिर आप ही के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिर्फ एक धनबल एक मुद्दा नहीं है, ईडी सीबीआई मुद्दा है, वोटों को इनवैलिड कर देना एक मुद्दा है। ये हर जगह सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं चलती है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा किस तरीके से। आपकी बात सही है, चंडीगढ़ में जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन आप कह रहे हो विधायक बिकाऊ हैं, तो आपके विधायक क्यों नहीं बिकते हैं? मैं आ रहा हूँ। हरियाणा में सबने देखा, पिछले बार हरियाणा में जब सांसद का चुनाव था, इन्होंने किस तरीके से जो है हरियाणा में एक वोट को इनवैलिड करके वहां पे चुनाव जीता। खरीद फरोख्त की जो बात करो आप, ये भी तो सवाल करिए, खरीदता कौन है, बिकते कौन है? वो ठीक है, वो सब देख रहे, लेकिन खरीदने वाले को तो पूरा देश देख रहा है ना। आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई, चंडीगढ़ में किसने गिराई, महाराष्ट्र में किसने खेल खेला, बिहार में किसने खेल खेला, पूरा देश देख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है, जनता के विश्वास की बोली लगाती है, और जो लोग बिकते हैं उनको तो जनता सबक सिखाई देती है ना। शुरुआत कौन करता है? ये बड़ा सवाल है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है। देवेंद्र जी मेरी आप तीनों से दरख्वास्त है, विशाल जी आपसे, नेहा जी आपसे और देवेंद्र जी आपसे, कि आप तीनों ने सवाल पूछने और एक ही व्यक्ति को उसका उत्तर देना है। तो एक एक करके हम उन सवालों का जवाब लेंगे और पंडित जी को अकेले उत्तर देना है, इसलिए एक एक करके। मैं एक बात जानना चाह रहा था, मनोज पंडित जी, जरा देश भी समझे और आप समझाइएगा देश को। जो मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर इस पूरे गणित को समझाइएगा। ये जोड़ तोड़ वाला मसला है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आते हैं। मैं 3 राज्यों का जिक्र करूंगा जहां पर आप सिर्फ पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर खेला होगा तो होगा कैसे, मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। 7 सीटें जीतने की क्षमता, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं। आपके पास 7 सीटें जीतने की क्षमता है, आपने 8वां उम्मीदवार उतारा है। ठीक, कर्नाटक में 1 सीट जीतने की क्षमता है आपके पास, आपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। और हिमाचल में आपके पास क्षमता नहीं है अपने सांसद को, लेकिन आपने वहां भी एक उम्मीदवार को हिमाचल में उतारा है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम चीजों को देखें और समझें तो आपको कितने वोट की जरूरत है? 1 सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। ठीक, और आपके पास कुल मिलाकर 288 प्लस विधायक हैं।
और 8 उम्मीदवार, आपने 8 विधायकों की दरकार है आपको, 8वां उम्मीदवार अगर आपको जिताना है तो ये यूपी की स्थिति है। और समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करें तो उसके पास कुल मिलाकर 109 प्लस विधायक हैं, 109। और ये हिमाचल की स्थिति भी आपके सामने है। हिमाचल में भी आपको और कर्नाटक में भी संख्या बल के आधार पर वोट तो है नहीं आपके पास। तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए कर्नाटक में आपको यहां भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, संख्या पूरी नहीं है आपके पास, और ना हिमाचल में। तिलक जी, राजनीति संभावनाओं पे डिपेंड करती है, संभावनाओं का खेल है। हाँ। अगर हम चीजों को पहले ही डिनाई कर दें कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा तो चीजें नहीं है। अगर हमने 8वां प्रत्याशी उतारा है हमारे संगठन ने तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उतारा है। सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सी थ्योरी है ऐसी आपकी जो बिना खरीद फरोख्त के आप ये कह रहे हो कि हम चुनाव जीत जाएंगे? देखिए तिलक जी, अब दिन कहाँ बचे, कल वोटिंग है, चीजें हैं, अब शाम तक रिजल्ट आपके हाथ में होगा तो सारी चीजें पता चलेंगी। यहाँ पे गुप्त वोटिंग होती है, कोई खोल के वोट नहीं करता है वहां पर, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति किसका कैसे कहां पर क्या समीकरण बैठता है, कैसे नहीं बैठता है, ये तो चीजें वहां जुड़ेंगी ना। और जिस संजय सेठ को समाजवादी पार्टी नमूना बता रही है, वो संजय सेठ समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता रहे हैं तिलक जी। और इस राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर हम किसी प्रत्याशी को नमूना बोले या जोकर बोले, ये उचित शब्द नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि सम्मानित लोग हैं, सम्मानित पार्टी की बात कर रहे हैं तो हमको लगना चाहिए कि हम उनको भी सम्मान से बुलाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे पता चलता है कि हमारी पार्टी ने हमें क्या संस्कार दिए हैं तिलक जी, और उसी हिसाब से हमको आगे कितना संस्कार की बात वो कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए महिला की साड़ी की जीत है लखीमपुर में, वो संस्कार की बात कर रहे हैं। इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद मसाज करते हैं लड़कियों से, वो संस्कार की बात कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर इनका विधायक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करता है, वो इनके संस्कार है। पहलवान, अरे तो आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ पर है? ये आपके संस्कार है। कुलदीप सिंह सेंगर फिर गायत्री प्रजापति, फिर ये सब आ जाएंगे, छोड़ दीजिए अभी इस बात को। नहीं एक मिनट, आपके पास नहीं आज विषय गायत्री प्रजापति या कुलदीप सेंगर का नहीं है। नेहा जी एक मिनट रुकिए ना, सवाल तो ले लीजिए। नेहा जी सवाल तो ले लीजिए, गायत्री प्रजापति को कौन घुमा रहा था वो विषय नहीं है ना आज। मैं एक बात जानना चाह रहा था। नेहा जी सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुनना आपको, मैं बता रही हूँ, सवाल तो सुन लीजिए नेहा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सवाल ले लीजिए ना। सुन लिया मैंने आपका सवाल तो वो बोला ही नहीं मैंने अभी आपको। जवाब दे देंगे आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो बात अलग है, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन उत्तर दीजिए ना, अच्छा लगेगा। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये सुनने में आया पल्लवी पटेल जी नहीं मानी है अभी भी कि मान गई? भाई हमने कहा गठबंधन साथ है, पल्लवी पटेल जी हमारे साथ में, और जो भी आज लोकतंत्र को बचाना चाहता है सब हमारे साथ है, हमारे साथ विधायक हमारे साथ में। इनकी तो जहां पर कुंडा में कुंडी लगाने की बात आप कर रहे थे, वो कुंडी दरवाजा बन के पूरा उखड़ गया मामला। देखिए जब चुनाव होता है तो बहुत सारे नारे वादे और बहुत सारी बातों का प्रयोग किया जाता है, वो चुनाव है। हाँ। और चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं होता है, और मेरी तो क्या राजा भैया भी किसी दबाव में आ गए? किसी व्यक्ति पर नहीं है, चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उन पर लड़ाई लड़ी जाती है, उस पर उस समय की बात को आज राज्यसभा के चुनाव। अच्छा आज उस पर बात नहीं करेंगे। नेहा जी ये राजा भैया भी दबाव में आ गए? कौन दबाव में आ गए? राजा भैया। किसके दबाव में? आप ही कह रहे हो ना इनके दबाव में आ जाते हैं विधायक। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बहुत, और क्या क्यों नहीं, सीबीआई ईडी आईटी तीन बड़ी। अच्छा तो राजा भैया भी डर गए? बहुत ही इनकी महत्व देने वाली तीन संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, जिनको जहां चाहेंगे लगाई है। विपक्ष के 95% नेताओं के पीछे इन्होंने लगाई रखी है। नहीं नेहा जी मैं आपकी बात समझा, तो आप ये कह रहे हो कि राजा भैया भी डर गए इनसे? आप ही की बात कह रहा हूँ, राजा भैया भी डर गए इनसे? बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं तो कह रही हूँ जो भी कल नतीजे सामने होंगे
जो भी डरेगा डर साफ अब विशाल जी फिर देवेंद्र जी आपके पास आना। विशाल जी, ये पता है ये 7 पे सीमेंट लाइन 3 हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। बस विशाल जी, जी जो दावे बीजेपी कर रही है, अब आप जानते हैं कि भाई ये उतारे होंगे तो फिर इन्होंने किसी सोच समझ के रणनीति के आधार पर उतारे होंगे चेहरे। इसका असर हार या जीत, चलिए जो भी हो, आप कह रहे हो हम जीतेंगे, ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, इसका असर 24 के चुनाव पर कोई राजनीतिक संदेश के रूप में जाएगा कि नहीं? देखिए, भाजपा ख्याली पुलाव पकाती है, उसकी पुलाव से हमें कोई मतलब नहीं है। उनको जो करना है करे। 18 की जगह 1100 उतारो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारा 3 कैंडिडेट जो नंबर कहती है उस नंबर के अनुकूल हमने अपना कैंडिडेट उतारा। अब लोग झूठ मूठ का अपना तफरी मचाना चाहते तो बचा है, उनके पास पैसा है, उनके पास दीदी है, उनके पास सीधी है, उनके पास हर चीज का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मात्र 17 घंटे 12 से 15 घंटे की बाकी है। मैं कह रहा हूं विशाल जी आप जीत गए, मेरी तरफ से एडवांस में बधाई ले लो, एडवांस में बधाई ले लो। मैं इतना कह रहा हूं कि 24 के चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा, सियासी संदेश के रूप में कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं उसी का जवाब देने वाला था। हाँ। 24 में असर तो पड़ेगा। जब भाजपा का प्रत्याशी होंगे वो गिरेगा, जब लोग पता चलेगा कि इनका पैसा का अंबार रातों रात खेल हो रहा था, फिर भी इनके प्रत्याशी गिर गए। 24 का तो असर पड़ ही गया है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो ब्लूप्रिंट तैयार है। इसका तो ब्लूप्रिंट है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। भाजपा को जो बोलना है बोलते रहे। यानी आप ये कह रहे हो कि आप जीतेंगे हम तो असर पड़ेगा, राइट? जी पड़ेगा ना। और अगर हार गए तो हारने का सवाल ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, हारने का सवाल नहीं है, ठीक। देखिए, सदन का काम नंबर गेम का होता है। हमारे पास नंबर है जी, हम नंबर के अनुकूल अपना उम्मीदवार उतारे। और जो लोग अपना तफरी मचा तो बचा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देवेंद्र जी, आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा 24 के चुनाव पे राजनीतिक संदेश के रूप में? चुनाव के लिए पूरे देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख रही है। जनता देख रही है कि किस तरीके से संख्या बल न होते हुए भी, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, जनता के विश्वास को ठगते हुए ये लोग एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा उतार रहे हैं हर जगह। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब संख्या बल नहीं है तो ऐसा कौन सा जादू टोना इन्होंने सीख लिया है जिसके जरिए ये वहां पे सांसद बना लेंगे अपने। इन्होंने लगातार कई उदाहरण देश के सामने है। राजस्थान का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, चंडीगढ़ का देख लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास को ठगते हुए खरीद फरोख्त के जरिए वोटों को इनवैलिड करके, और अभी लेटेस्ट है चंडीगढ़ वाला, इसलिए मैं उसका बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को देश के इतिहास में पहली बार वोटों की गिनती करनी पड़ी। ये फिर से वही काला दौर हमारे देश के अंदर लेकर के आना चाहते हैं जब वोटों की हेराफेरी होगी। सरकार गिराने के लिए एक पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, इसकी पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब अटल जी ने 1 वोट कम होने पर अपनी सरकार गिरा दी थी और आज इनके 8 वोट कम है, 8 विधायक कम है, पर ये सांसद का प्रत्याशी उतार रहे हैं। ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी विचारधारा की पार्टी होती थी, अब वो सिर्फ अडानी अंबानी की पार्टी बनकर के रह गई है। इन लोगों को ना जनता के विश्वास से कोई मतलब है, ना देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। इनका सिर्फ एक मात्र मकसद जो है वो सत्ता हासिल करना है। देवेंद्र जी, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव को लेकर जो डिसीजन दिया वो सर्वमान्य है ना? यानी तब लोकतंत्र जिंदा है। वही कोर्ट कहता है कि इनके नेताओं को जेल में डाल दो, फिर वो जमानत नहीं देता तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जिन नेताओं की और जमानत की आप बात कर रहे हो वो भी मैं बहुत क्लियर कर दूं। पीएमएलए एक्ट क्या है ये पूरा देश अब देख रहा है। पीएमएलए एक्ट देश के भगोड़े, आर्थिक भगोड़ों को पकड़ने के लिए लाया गया था। उसका उपयोग ये देश के राजनीतिक दलों के जो जीते हुए विधायक और सांसद उनको डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं। कब तक भारतीय जनता पार्टी ये सब करती रहेगी? ठीक, आ रहा हूं आप ही की बात लेकर जाओ। देवेंद्र जी, आ रहा हूं आप ही की, एक मिनट। पंडित जी, डरा क्यों रहे हो? तिलक भाई जी, डराने की आवश्यकता क्या है आप मुझे बताइए। तो फिर ऐसी कौन सी चिंबक है जो आप कह रहे हो कि 8 भी जीतेंगे और ये हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी जीतेंगे? खुलेआम राजा भैया कह रहे हैं कि हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को है। पल्लवी पटेल कह रही है कि इन्होंने हमारे हिसाब से कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ठीक है, हम जब हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, चीजें नहीं करेंगे तो हम क्यों बाउंड करेंगे? आप ये बताइए, लोग चिल्ला के कह रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसमें? मुझे बताइए तिलक जी।
जब सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये लोग समझना नहीं चाहते, चीजों को बनाना नहीं चाहते। और अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है चंडीगढ़ वाला फॉर्मूला अपनाओगे आप? अरे भाई आप ही बताइए, चंडीगढ़ वाले फॉर्मूले को हमने कोई फॉर्मूला, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं अपनाती जो लोकतंत्र के हित में ना हो या लोकतंत्र के फेवर में ना हो। नहीं नहीं, तो वो चंडीगढ़ वाला लोकतंत्र के फेवर में नहीं था ना। अरे तो भाई नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की। ये देश संविधान से चलेगा। नेहा जी एक मिनट रुकिए ना, आप लोग एक नेहा जी एक एक करके देवेंद्र जी ने सवाल उठाया, वही सवाल लेकर गया ना, एक एक करके। संविधान से चलेगा ना, या कानून से चलाएंगे ना आप इसको। अगर कोई आदमी अनैतिक काम करता है तो आपके पास ऐसे मंच हैं, ऐसे सिस्टम है कि आप वहां जाके चीजें खड़ा कर सकते हैं। अगर चंडीगढ़ में गलत हुआ तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आपका फैसला दिया ना, सुनी ना, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अभी इन्होंने ये बात मुझे लगता है ये बात करना अब जनता समझती है। एक मिनट पंडित जी, विषय आज ये। नेहा जी देखिए प्लीज, नेहा जी मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बहस नहीं करता ही नहीं, मैं चर्चा करता हूं प्लीज। आप लोगों को पूरा वक्त दे रहा हूं मैं सबको, ऐसा नहीं है, प्लीज थोड़ा संयम रखिए। पंडित जी मैं एक बात ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे अटल जी की बीजेपी, चाल चरित्र और चेहरा, ठीक, एक वोट के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा ना, यही कहा था। एक वोट के लिए, सुन तो लीजिए सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं ना, आप ही को उत्तर देना उसका। जब अटल जी कहते थे कि एक वोट के लिए कि भैया मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा, आप वो 8 वोटों का जुगाड़ कैसे करोगे सिर्फ एक राज्यसभा के सांसद को चुनने के लिए? मैं ये जानना चाह रहा हूं। तिलक जी मैं वही बता रहा हूं कि ये वही पार्टी है जिसकी नींव अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और ऐसे लोगों ने रखी है। उसी सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय नहीं वही सिद्धांत तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अटल जी यही कहते थे। मैं वही बता रहा हूं, पर लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। अगर आप ये देखिए कि जो विधायक है वो खुद कहते हैं कि भाई हमारा वोट भारतीय आज की स्थिति, मतलब आज चाल चरित्र और चेहरा बदल गया। हमारा कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं बदला तिलक जी। जब कोई व्यक्ति आके आपको बोलेगा कि हाँ हम तैयार हैं सब चीजों के लिए, तो हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर पता नहीं क्यों आज चर्चा भी नहीं हुई उस पर, और बहुत बड़ी दिलचस्प खबर थी। जैसे आपने कहा ये मधु कोड़ा जो है, मधु कोड़ा, ये महाभ्रष्टाचारी, इसने झारखंड को लूट लिया। आप लोगों ने कहा था ना पंडित जी? जी सर कहा था ना आपने? ये आप कह रहे ना? मैं नहीं कह रहा, आपने कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको। ये भ्रष्टाचारी है, इसने पूरे झारखंड को लूट लिया। उनकी पत्नी गीता कोड़ा जी को आज आपने पार्टी में शामिल कर लिया। बोलिए जय श्री राम। नहीं अब देखिए, अब पति अगर कोई अपराध किसी और व्यक्ति ने किया है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को दे देंगे तिलक जी? आप मुझे बताइए। ओह माय गॉड, ऐसा कहा संविधान में लिखा है? मतलब यहाँ परिपाटी बदल जाती है। अगर नहीं मतलब फिर जो है मधु कोड़ा जो है महाभ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ आ गए तो परिवार ने कोई गलती नहीं। ये कौन तय करेगा तिलक जी? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तय करेगी कि अपराधी कौन था, कौन है या कौन नहीं है। तो फिर किस आधार पे आप कहते हो कि केजरीवाल जो है शराब घोटाले के दोषी हैं? फिर किस आधार पे कहते हो कि मनीष सिसोदिया जेल में है तो वो दोषी हैं? तो वो तो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। किस हिसाब से आप कहते हो कि हेमंत सोरेन जो है जेल में है तो वो दोषी हैं? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो आधार है, जिस आधार पर वो जेल में है, उस आधार के हिसाब से ही मैं और आप बैठ के कह रहे हैं कि भाई वो कहीं ना, अगर वो दोषी है तो जेल में है। इससे का समय इनको दूंगा, ये आधार बताए आज कौन से आधार पे वो जेल में, ये समझा दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि कौन से आधार से वो जेल में, कौन से आधार पर हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, ये सब लोग बाहर हैं, वो कौन सा आधार है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता नहीं। देवेंद्र जी, ये मसला कोर्ट में जाके लड़ी है ना, यहाँ पर से कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूं देवेंद्र जी, आप लोग कह रहे हो ना ये भ्रष्टाचारी हैं, ठीक, जैसे आपने कहा, बाकी आप लोगों का विवेक करिए ना करिए, राज्यों के पास भी वो शक्तियां, वो ताकतें होती हैं, बिठाइए इनके खिलाफ जांच।
बिठाइए ना। चल रही है आज आप देखिए तमाम नहीं आप तिलक जी आप देखिए 7 के संबंध है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की एसीबी ना जवाब देना पसंद करते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती थी, इनको क्या कानून का सम्मान करते हैं, मुझे बताइए ना आप। ये कहते हैं कि आप हमें किस अधिकार से पार्टी को बैठी होगी। ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, मर्यादा की। ये वही लोग हैं जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं और सत्ता के आपने हम वही लोग हैं। आप कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो देश की सेना के, देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं और इन्हीं के राष्ट्रीय सेना के रक्षक सौदे में पकड़े जाते हैं। वही लोग हैं आज के लिए पीढ़ी महल बना के बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। ये वही लोग हैं तो भगवान राम को गाली देने वाले, माता सीता को गाली देने वाले एक सांसद के बेटे को मंत्री बना देते उत्तर प्रदेश में। ये लोग बात करते हैं मर्यादा की, धर्म की, देश में संविधान की। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। नड्डा जी ने मोदी जी को बधाई दी थी जब चंडीगढ़ चुनाव इन्होंने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके जीता था, और जब देश के उच्च न्यायालय ने देवेंद्र जी उस पर काफी लंबी चर्चा होगी। एक मिनट ये सवाल इनको जवाब देना चाहिए। एक मिनट लोकतंत्र की हत्या के आरोप, क्योंकि लाइव में कमेंट आया विशाल जी आपके लिए है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की बात करने वाले पहले ये बताएं कि सबसे ज्यादा सरकारें किसके राज में बर्खास्त हुई थी? इनके राज में बर्खास्त हुई, उनको सजा मिल गई। सजा तो भारतीय जनता देवेंद्र जी एक मिनट सर, एक एक करके ना, एक एक करके विशाल जी को बोलने दीजिए। अच्छा बोलते सुनिएगा आप। हाँ विशाल जी। तिलक जी देखिए, हमारी सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ तो सबको पता है, लेकिन आज की सरकार में ये भी पता होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी के कंधे पर बंदूक रखकर चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का साक्ष्य प्रमाण है। इंडिया गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशी को पीठासीन अधिकारी जो कि भाजपा ही था, भाजपा के संरक्षण प्राप्त था, और तमाम मीडिया चैनल कर रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। पीठासीन अधिकारी ये करके 7-8 वोटों को निरस्त किया। हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं, हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया पीठासीन अधिकारी को बैठाकर आवेदन भी किया जाए। हमारी सरकार ने क्या हुई सरकार को गिरा तो भाजपा से कोई सीखे, कांग्रेस में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बताइए कितने हुए? नहीं पहले तो बैलेट भी चोरी हो जाते थे ना, बूथ पूरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा आप नाराज पहले नहीं, बिल्कुल बैलेट की चोरी पहले नहीं, बैलेट की चोरी तो अभी जीता जागता सबूत दिखा। वो दिखाने में प्रभु कैमरा का तब उस समय सीसीटीवी नहीं था ना विशाल जी। तिलक जी ईवीएम नहीं था, अगर ईवीएम होता तो पता ही नहीं चलता कि वोट पड़े थे कि नहीं पड़े थे। ये तो बैलेट पेपर था कि पता चला कि वहाँ टिक मार्क हो रहा है और कैमरा के द्वारा तो कैमरा ने कैद कर लिया। भाजपा का कुनीति कैमरा ने। अब कैसे, अब या तो देखिए लोकतंत्र जिंदा है या मर चुका है, पहले एक डिसाइड कर लो जिंदा है या मर गया है। बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोग कहते हो फिर लोकतंत्र, फिर वो जिंदा भी हो जाता है, मर भी जाता है। संविधान जिंदा है, वो मर भी जाता है। नहीं तिलक जी, लोकतंत्र तो लोग मृत्यु का श्रेय पहुंचा ही नहीं थे, लेकिन इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गया और भाजपा को सुप्रीम तमाचा मारा और हमारा मेयर प्रत्याशी चुनाव में। अब ये राज्यसभा पर आओ ना, राज्यसभा पर क्या लगता है आपको कि ये नहीं जीता पाएंगे? आपने सरकार चुनने की बात बोली थी, सुप्रीम तमाचा बीजेपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इंडिया गठबंधन वहां मेयर बनते हुए निकल निकाला। वही बीजेपी का खेल करेंगे खेल, और वही खेल कल भी होने वाला है। खेल अच्छा नेहा जी, ये जो कल 3 प्रत्याशी राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य बन जाएगा। एक मिनट, क्या ये वाकई में, क्योंकि 24 के लिहाज से भी कोई सियासी संदेश या झटका है? उदाहरण के तौर पर जैसे राजा भैया के यहाँ आपने बोला, कुंडी खटखटाई और कहा कि साथ में लंच करेंगे, हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है, जहां पे कुंडा में कुंडी लगानी थी आपने, वहां से कुंडी खुली और आपने लंच किया बैठ के, ठीक। वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वाकई, एक मिनट, सिर्फ यहां मामला राज्यसभा तक सीमित नहीं है, आप समझ रहे हैं? 24 में भी इसका असर पड़ेगा। अगर धरातल पर ये कल को बोले कि भैया अपने कार्यकर्ताओं को देखो हमने 8वां भी जिता दिया, और ये बाकी 5 विधायक आपके नहीं पहुंचे, जैसे मेरे पास अभी खबर आ रही है 5 विधायक नहीं पहुंचे आपके, 5। देखिए सारे
पहुंचे हो, सारे विधायक कल पहुंचे हैं कि आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं विशाल जी, एक मिनट रुकिए ना, एक एक करके प्लीज। आप इकट्ठा बोलेंगे तो आवाज किसी को नहीं आएगी। मैं जानता हूँ इस डिनर का मतलब क्या होता है, मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। तो ठीक है, पक्ष विपक्ष सभी, चूंकि राजनीति है, राजनीति में सबसे समर्थन नहीं कर सकता है, समय समय पर चीजें परिस्थितियां बदलती रहती है, इसमें लेना बहुत खुश और दुखी होने की कोई वजह नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना पूछना चाहती हूँ, आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप कल राजनीति जीतने जा रहे हैं, इतना बताते जाइए। और दूसरा, आप ये भी बताते जाइए कि 2024 में आपको चुनाव लड़ने के कौन से मुद्दे, किन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ेंगे, जो आपने 2024 तक कौन से वादे पूरे करे जिनको आप लेकर जनता से भी किए। कोई 5 ऐसे वादे जो आप पूरे कर पाएंगे तो बताते चले जाइए। पंडित जी जवाब दे दीजिए उनकी बात का। नहीं, हमारे फॉर्मूलेज के लिए भाई, हमारे फॉर्मूले को जान के समाजवादी पार्टी क्या करेगी? हमारा फॉर्मूला आपको कल पता चल जाएगा, हमारा क्या फॉर्मूला है जब हमारे 8 कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, ये तो हर एक पार्टी की अपनी खुद की रणनीति होती है और वो अपनी रणनीति पे काम करता है, और सारी रणनीति बैठ के नहीं खोली जाती ना कि क्या रणनीति है क्या नहीं है। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी आप मैं पूछने लगूं कि क्या जया बच्चन में ऐसी कौन सी खूबी है तिलक जी कि जया बच्चन ही रिपीट पर रिपीट चली आ रही है? क्या पार्टी में और कोई लोग नहीं है जिनको राज्यसभा भेजा जा सके? तो क्या इसका जवाब इनके पास है क्या? आप मुझे बताइए। बिल्कुल है, मेरे पास है। जया बच्चन जी हमारी पार्टी की पुरानी सबसे वरिष्ठ नेता है। पंडित जी वो पल्लवी पटेल को समझाएंगे ना, आपको क्यों समझाएंगे? वो एक बात बताइए। दूसरी बात, जब पल्लवी पटेल नहीं समझ रही है तो आप क्यों समझना चाह रहे हो? जया बच्चन जी महिला है, मैं वही चाह रहा हूँ। नहीं, आज विषय जया बच्चन जी नहीं है, वो पल्लवी पटेल जी को समझाएंगे ना, आपको थोड़ी ना समझाएंगे पंडित जी। वो समझा लेंगे तो ठीक है, उनको वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, है ना? आप एक कुल मिलाकर चलते चलते एक बात बता दीजिए। पल्लवी पटेल जी भी हमारे साथ नहीं, ठीक है। नेहा जी आप तीसरा कैंडिडेट जीत गए, बधाई हो आपको। ठीक, 1 मिनट रुके ना पंडित जी। वो आपने कहा कि हम अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे और हमारा जीतना लगभग तय है, कुछ इस टाइप का, और 8 के 8 हम जीतेंगे, हिमाचल में भी जीत जाएंगे बिना विधायकों के, और कर्नाटक में भी जीत जाएंगे बिना विधायकों के। लाइव में कमेंट आया, कह रहे रेट क्या चल रहा है? क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी आवाज आ रही है तिलक जी, बताएं। मैंने कहा लाइव में कमेंट आया, कह रहे रेट क्या चल रहा है? अब रेट तो जो दे रहे होंगे उनको पता होगा, हमें क्या पता, हमारा क्या लेना देना रेट से भैया तिलक जी। ये तो भाई जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनसे पूछिए रेट क्या चल रहा है, हमको क्या जानकारी। नहीं तो फिर बिना वोट के आप कैसे जीत जाओगे? अरे तो तिलक जी वोट मिलेगा ना, आप बताइए। आप कौन करता है? अभी राजा भैया ने स्पष्ट घोषणा कर दी, पल्लवी पटेल ने घोषणा कर दी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घोषणा करने को तैयार है, जो कल वोट डाले। पल्लवी पटेल जी अगर हमें वोट नहीं मिले तो हमारे वोट नहीं मिले, क्या बात हो सकती है? इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। सिद्धांतों की राजनीति है, यहाँ पर किसको कैसे अपना सिस्टम चलाना है वो तय करेगा। ये हो जाएगी, लेकिन आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप अनुप्रिया पटेल जी को तो संभाल नहीं पाता, तो आपने डिमोशन कर दिया, लेके तो आप बैठ गए, केंद्रीय मंत्री बनाया, फिर डिमोशन कर दिया। आप ये बताइए, अपने गठबंधन के लोगों को आगे पीछे कितने हुए? नेहा जी पार्टियों का गठबंधन। चलिए, आप पंडित जी ने कहा कि फॉर्मूला सारा यही नहीं बताएंगे, जब जीत जाएंगे तब बताएंगे, कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक मिनट आप भरोसा रखिए अपने विधायकों पर, है ना? अपने विधायकों पर भरोसा रखिए, बाकी तो होगा वही जो राम रची राखा, है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, विशाल जी, नेहा जी और देवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत है और सियासत में अंक गणित का खेल है। अब राज्यसभा में दाव चल दिया है सबने, अब देखिए किसकी जीत और किसकी हार होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।